नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। बिंबिसार से लेकर नंदवंश तक मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच राजनीतिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण घटना थी मगध साम्राज्यवाद का उदय। अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में अंततः मगध ही राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त करके साम्राज्य की स्थिति में पहुंच सका। मगध के उत्थान में बहुत सारे रीज़न थे, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक कारण। फलतः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने अपने पराक्रम से मगध को उत्तर भारतीय राजनीति का केंद्र बना दिया और इसी नींव पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की एक विशाल इमारत खड़ी की। मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे? बहुत सारे रीज़न थे। पहला था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध उत्तरी भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भाग के बीच बहुत सुरक्षित स्थिति में था। इसकी दोनों ही राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र जो थी वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित थी। राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण दुश्मन इस पर आसानी से आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए विदेशी आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगध के शासक साम्राज्य विस्तार की तरफ समुचित रूप से ध्यान दे सके। राजगृह की तरह पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ थी। ये एक जल दुर्ग के समान थी जिसके चारों तरफ नदियां थी। ये नगर गंगा, गंडक और सोन नदी के मुहाने पर स्थित था और सरयू और पुनपुन नदी भी पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द ही थी। वस्तुतः पाटलिपुत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण अत्यंत सुरक्षित स्थिति में था। मगध के आर्थिक साधनों की बहुलता भी उसके उत्कर्ष का कारण बनी। मगध का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती थी, इसलिए बिना ज़्यादा परिश्रम किए उपज अधिक होती थी। अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। व्यापार के विकास में नदियों का भी योगदान था और उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का भी उत्थान हुआ। सिक्कों का भी प्रयोग होने लग गया और राज्य को भी इस आर्थिक संपन्नता में हिस्सा मिला और राज्य विभिन्न प्रकार के लगाए गए करों के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न बन गया और आर्थिक संपन्नता ने उसे अपनी सैन्य शक्ति के संगठन और विस्तार का मौका दिया, जिसके आधार पर मगध के शासक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर सके। मगध का सैन्य संगठन भी उत्कर्ष का प्रमुख कारण था। मगध के शासकों ने सैन्य संगठन के मामले में बहुत रुचि ली। अभी तक युद्ध में घोड़ों का जो व्यवहार था मुख्य रूप से किया जाता था, युद्ध में घोड़ों का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, परंतु मगध के शासकों ने हाथियों को भी अपनी सेना में शामिल किया। हाथियों की अनेक उपयोगिता थी। वह दलदली इलाकों में काम में लिए जा सकते थे, जबकि घोड़ों की उपयोगिता ऐसे इलाकों में नहीं के बराबर थी और हाथियों से दुर्ग भेदने का भी काम लिया जा सकता था। मगध के इर्द गिर्द के जंगली इलाकों में पर्याप्त संख्या में हाथी थे और जिसके बल पर मगध की सेना में हाथी की टुकड़ी का विशेष महत्व हो गया और अन्य जितने भी समकालीन शासक थे उनके पास गज सेना की कमी थी। इसी प्रकार मगध को एक और अन्य लाभ था कि उसके इलाके में लोहे की अनेक खानें थी और इन खानों से प्राप्त लोहे से युद्ध के नए नए अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए। अन्य राज्यों के पास अवंती को छोड़कर लोहे की कमी थी अन्य राज्यों के पास, अतः वे मगध की सेना जो नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी उसका प्रभावशाली ढंग से सामना नहीं कर सके। मगध के उत्कर्ष में मगध के शासकों का भी योगदान रहा। मगध में एक के बाद एक अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया और मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान सेना नायकों और नीति निपुण शासकों ने डाली थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन शासकों ने उचित अनुचित प्रत्येक प्रकार के मार्ग अपनाए। बाद में शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने भी मगध की सीमा का विस्तार किया। मगध का स्वतंत्र वातावरण उसके उत्कर्ष का कारण बना। मगध का जो वातावरण था वो अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था क्योंकि इसे अनार्यों का देश माना जाता था, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन नहीं था। अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण आर्यों का प्रभाव यहाँ पर कम था। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक था जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इन सभी कारणों ने मगध के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। मगध साम्राज्य के अभ्युदय के 3 चरण हमने देखे हैं। इसमें सबसे पहले हर्यक वंश, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जिन राजाओं का योगदान दिया उसमें सबसे पहला था हर्यक वंश, और उसके बाद आया शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। तो हर्यक वंश रहा 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश उसके बाद 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, और अंत में नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक जो संस्थापक था वो राजा बिंबिसार था, जिसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ये हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग जो थे वो नागवंश की एक उपशाखा थे। डी.आर. भंडारकर के अनुसार बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का एक सेनापति था जो उस समय मगध में शासन करते थे। कालांतर में वही मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जब 15 साल का था तभी उसके पिता ने उसे मगध का राजा बना दिया था। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है, जो कि राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को शेत्रुंजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। संभवतः ये उसका उपनाम है, शेत्रुंजस और श्रोणिक। बिंबिसार जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया, और वह एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट भी था। सबसे पहले उसने क्या किया, अपने समय के प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, सुदृढ़ किया। इन वैवाहिक संबंधों का तत्कालीन राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, कई जगह छलना भी नाम मिलता है, के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। वैशाली उस समय व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था और इसकी दक्षिणी सीमा से होकर गंगा नदी बहती थी, और उसके जरिए यह कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के जलीय व्यवहार को नियंत्रित किए हुए था। इस संबंध ने परोक्ष रूप से मगध के आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध था कौशल राज्य में स्थापित। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसका न केवल कौशल नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, बल्कि दहेज में उसे 1 लाख की वार्षिक आय का काशी प्रांत भी प्राप्त हो गया। इस संबंध में उसने वत्स की ओर से भी मगध को सुरक्षित बना दिया था, क्योंकि कौशल और वत्स जो थे वो परस्पर मिले हुए थे। इसके बाद उसने मद्र देश, जो कि कुरु के पास है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करके मद्रों का सहयोग मिला और समर्थन प्राप्त कर लिया। संभवतः उसने कुछ अन्य राज्यों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, क्योंकि महाभारत में उनकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। अवंती के शक्तिशाली राजा प्रद्योत के साथ भी उसने मैत्री संबंध स्थापित किए। एक बार जब वह पांडु रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहां पर उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। रोरुक, जो कि सिंध है, सिंध के शासक रुद्रायन और गांधार के पुक्कू साथी भी उसके मित्र थे। गांधार नरेश ने तो उसके पास एक दूत भी भेजा था। तो इस प्रकार उसके कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों ने उसके द्वारा प्रारंभ की गई आक्रामक नीति में पर्याप्त सहायता प्रदान किया होगा। विवाहों तथा मैत्री संबंधों द्वारा उसने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के बाद अपना विजय कार्य शुरू किया। इस विजय की प्रक्रिया में उसने सबसे पहले पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। इसके पहले से ही बिंबिसार के पहले से ही मगध और अंग के बीच में शत्रुता चल रही थी। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके वहाँ के शासक, उस समय वहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, उसको मार दिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा यानी वायसराय नियुक्त कर दिया। अंग के मगध में मिल जाने के बाद मगध की जो सीमा थी वो अत्यधिक विस्तृत हो गई और वह पूर्वी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध का लगभग संपूर्ण बिहार पर अधिकार हो गया। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका जो विस्तार था वो 300 योजन यानी लगभग 900 मील था। बिंबिसार एक कुशल शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य में एक संगठित और सुदृढ़ शासन व्यवस्था की भी नींव डाली। बिंबिसार स्वयं शासन की विभिन्न समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था और बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार से मिलते हैं। सर्वात्मक महामात्र, जो कि सामान्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी होता था। व्यवहारिक महामात्र, ये प्रधान न्यायिक अधिकारी होता था जैसे न्यायाधीश। और सेनानायक महामात्र, ये सेना का प्रधान अधिकारी होता था। प्रांतों में राजकुमार जो था वो वायसराय अर्थात उपराजा के पद पर नियुक्त किए जाते थे। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को चंपा का उपराजा बनाया था। चंपा जो कि अंग की राजधानी थी।
वह अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके गुणों के आधार पर पुरस्कृत और दंडित भी किया करता था। वह एक निर्माता भी था और परंपरा के अनुसार उसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना कराई थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा वेलुवन नामक उद्यान जो था वो बुद्ध तथा संघ के निमित्त उसने प्रदान किया था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वेलुवन जगह है ना। वह यह जैन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णु बना रहा और जैन ग्रंथ की भी उसे अपने मत का पोषक मानते हैं। दिग्निगाह से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी प्रदान कर दी थी। बिंबिसार ने लगभग 52 साल तक शासन किया और उसका जो अंत था वो भी बहुत दुखद हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर यातनाएं देकर मार दिया। तो बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके बाद गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी है। वो अपने पिता की तरह ही साम्राज्यवादी था और इसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया था। अजातशत्रु का शासनकाल है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी भी दुख से उसकी मृत्यु हो गई। तब प्रसन्नजित इस घटना से बहुत नाराज हुआ और उसने काशी पर फिर से अधिकार कर लिया। जो कि बिंबिसार को दहेज में मिला था उसको वापस प्रसन्नजित ने ले लिया। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण बन गया। पहली बार में प्रसन्नजित पराजित हुआ और उसके बाद दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ और फिर अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों राज्यों के बीच संधि हो गई और इसके बाद प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो था वो अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी के ऊपर अजातशत्रु का अधिकार स्वीकार कर लिया। और उसके बाद से अजातशत्रु के समय से ही काशी का जो प्रांत था वो अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। कौशल के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर भी ध्यान दिया। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख था और जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही वज्जी संघ और मगध में मनमुटाव चल रहा था जो कि अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। और इस संघर्ष के दो कारण थे। पहला तो सुमंगल विलासिनी से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी और वज्जी और मगध दोनों ने इसके बराबर बराबर भाग लेने के लिए समझौता किया हुआ था। वज्जियों ने समझौते का उल्लंघन करके संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया और यही मगध के साथ युद्ध का कारण बना। दूसरा रीजन देते हैं जैन ग्रंथ। बिंबिसार ने राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने दो पुत्र हल्ल और बेहल्ल, इनको अपना एक हाथी था सैनाग और रत्नों का एक हार दिया था। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसने इन वस्तुओं की मांग करी। तो इस पर हल्ल और बेहल ने देने से मना कर दिया और वे अपने नाना चेटक के पास चले गए। फिर अजातशत्रु ने वैशाली सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने को कहा जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया और इसी वजह से अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वस्तुतः मगध और वज्जी संघ के बीच संघर्ष जो था वो गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हुआ था क्योंकि ये नदी पूर्वी भारत में व्यापार का एक प्रमुख माध्यम थी। लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी हुई थी तथा उन्हें परास्त करना इतना आसान नहीं था। तो अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे पहले उसने पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके बाद उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। और वत्सकार ने बहुत कुशलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया और वज्जियों को परस्पर आपस में लड़ा दिया। फलतः क्या हुआ? फलतः वे असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि अजातशत्रु ने युद्ध में पहली बार रथ मुसल, गदा युक्त गाड़ी और महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस युद्ध में लिच्छवियों की बुरी तरह से हार हुई थी और उनका भूभाग जो था वो मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध राज्य की जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। वज्जी संघ को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। अब मगध का प्रतिद्वंदी केवल और केवल अवंती राज्य ही रह गया था। अजातशत्रु की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथों से अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था परंतु बाद में वो बौद्ध हो गया।
उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था और उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। उसने लगभग अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। 462 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और ऐसा बोला जाता है कि उसके पुत्र उदायन द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई थी। अजातशत्रु के बाद उदायन गद्दी पर बैठा। शासनकाल इसका रहा 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। उदायन के शासनकाल की सर्वप्रमुख जो घटना थी वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से वज्जियों के ऊपर भी दृष्टि रखी जा सकती थी तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी यह नगर जो था वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था। उदायन जैन मत को मानने वाला था। उसने अपनी राजधानी के मध्य में एक जैन चैत्यागृह का भी निर्माण करवाया था। बौद्ध ग्रंथों में उदायन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिन्होंने बारी बारी से राज किया और इन तीनों को ही पितृहंता कहा गया है। ये तीनों ही शासक बहुत निर्बल और विलासी थे और फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया क्योंकि ये कमज़ोर थे, विलासी थे। इनके शासन में के विरुद्ध जनता में असंतोष हो गया और फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्हें सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग के राजारोहण से मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई वह शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। उदायन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज्य किया और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में हो गई। शिशुनाग वंश का 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक के बाद मगध में शिशुनाग वंश का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अमात्यों और मंत्रियों ने नागदशक को मगध की गद्दी से उतार दिया और उतारकर काशी के तत्कालीन गवर्नर उस समय था अमात्य था शिशुनाग, उसको मगध की गद्दी पर बिठाया और मगध में शिशुनाग वंश का उदय हो गया। शिशुनाग एक अत्यंत प्रतापी राजा था और 412 ईसा पूर्व में अपने सहयोगी की सहायता से मगध के सिंहासन पर बैठा और उसके बाद लगभग उसने 18 साल तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने वैशाली को राजधानी बनाया तथा अवंती के राजा अवंती वर्धन को परास्त करके मगध को शक्तिशाली बनाया। उसने पंजाब को छोड़कर लगभग समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया। शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा। पुराणों में इसी को कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है। इसका शासनकाल है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। पहली बौद्ध संगति हुई अजातशत्रु के समय में और द्वितीय बौद्ध संगति हुई कालाशोक के समय में। इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया और वह 2 संप्रदाय में बट गया, बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग तो स्थविर कहलाए तथा जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर दिया वे महासांगिक कहे गए। इन्हीं दोनों संप्रदायों से बाद में चलकर बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने की। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया। इसमें नंदीवर्धन या जिसको महानंदीन का नाम बोलते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन जो था वो 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। फिर आ गया नंदवंश 344 से 324 और 323 ईसा पूर्व के आसपास इनका शासनकाल रहा। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंदवंश के शासकों का अधिकार हो गया और इस वंश के शासकों ने बिंबिसार तथा अजातशत्रु द्वारा स्थापित मगध साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार करके बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की, मतलब मगध साम्राज्य का विस्तार किया, शक्तिशाली बनाया मगध को। पुराणों से पता चलता है कि पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, शूरसेन, मैथिल, अक्षयक तथा वितिहोत्र राज्य जो थे वो मगध साम्राज्य में सम्मिलित हैं और नंद वंश के शासकों ने
मगध पर शासन किया और उनमें प्रमुख शासक हुए महापद्म नंद। ये पता चलता है पुराणों से। महापद्म ने नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात सब शक्तियों का नाश करने वाला तथा बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन कहा गया, यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। कथा सरित सागर से ज्ञात होता है कि महापद्म के शासनकाल में कौशल मगध का एक प्रांत हो गया था और भगवत पुराण की टीका से पता चलता है कि महापद्म के पास बहुत बड़ी सेना थी। महापद्म नंद के बाद 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया। पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दाससिद्धक, कैवर्त और धननंद। तो धननंद जो था वो नंदवंश का अंतिम तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा मगध में मौर्य वंश की नींव रखी। तो नंदों से मौर्यों को विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला, सेना मिली और खजाना मिला। और नंदों के समय में ही मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र उत्तर भारतीय राजनीति के केंद्र बन चुकी थी और ये नगर आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। यहाँ शिक्षा की भी प्रगति हुई। वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन और वरुचि जो थे वो नंदकालीन पाटलिपुत्र के विख्यात विद्वान थे। नंदों ने ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान देकर शिक्षा साहित्य के विकास को प्रश्रय दिया। साथ ही नंदों ने जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। सबसे बड़ी बात थी कि निम्न वर्ग के होते हुए भी जो नंदवंश के शासक थे निम्न वर्ग के थे, निम्न वर्ग के होते हुए भी कुछ नंद शासकों ने कुशलतापूर्वक राज्य किया। तो इस प्रकार मगध साम्राज्यवाद का उदय और विस्तार जो था वो विभिन्न परिस्थितियों में हुआ और विभिन्न चरणों में पूरा हुआ। तो आज हमने पढ़ा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।